नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। भारत की दशा इस वक्त दयनीय है। एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायियों के जानी दुश्मन इस समय बन बैठे हैं। अब तो एक धर्म ही दूसरे धर्म का कट्टर होने लगा है। मारकाट इसलिए नहीं है कि कोई दोषी है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो हिंदू है या फिर मुसलमान है। किसी व्यक्ति का हिंदू होना या मुसलमान होना एक दूसरे को मारने के लिए अपर्याप्त तो होता जा रहा है। अगर ऐसी स्थिति हो तो हिंदुस्तान का ईश्वर ही मालिक है। ये शहीद आजम भगत सिंह के एक लेख की पंक्तियां हैं जो आज के वक्त में बिल्कुल सार्थक साबित हो रही हैं। हर रोज सांप्रदायिक तनाव की खबरें सामने आती हैं। इसी कड़ी में अब एक और घटना जुड़ चुकी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर में कुछ अतिवादी लोगों ने सरेआम एक मुस्लिम रिक्शे वाले को पीटते हुए जय श्री राम के नारे लगवाए और सड़क पर उसका जुलूस निकाला। कानपुर के एक बस्ती में दो पड़ोसी कुरैशा और रानी के परिवार में बाइक के मुद्दे को लेकर झगड़ा शुरू हुआ था। इसमें कुरैशा ने रानी पर मारपीट के एफआईआर की तो रानी ने कुरैशा के लड़कों पर छेड़खानी की। फिर बजरंग दल इस मामले में आया और उसने कल वहां जाकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस मामले में पिटते हुए पिता को बचाने के लिए उसकी बच्ची लिपट कर रोती रही, लेकिन धर्म के नाम पर ये इस तरह के लोगों को उस पर रहम नहीं आया। खास बात यह है कि पिटने वाले अफसर पर ना कोई आरोप है और ना ही उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने इस मामले को लेकर बताया कि घटना के 3 मुख्य आरोपी राजेश बैंडवाला, अमन गुप्ता और राहुल कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए दबिशें दी जा रही है। हालांकि अपडेट यह है कि राजनीतिक दबाव के चलते इन तीनों आरोपियों को आज छोड़ भी दिया गया है। A video from Kanpur Nagar appeared in which one person was being beaten up by a bunch of people. The police was able to save this person immediately at the scene. He was brought to the police station. FIR was registered as per the complaint filed by the person. We have yesterday made 3 arrests. These are main accused in this case. We are also trying to make more arrests. Meanwhile, adequate force has been deployed in the area. The area is perfectly normal and we will take every legal step to punish these people. हमारे एक हिंदू परिवार की बहनें हैं जिनको जो है क्षेत्र के कुछ मुस्लिम अनावश्यक प्रकार से जो है धर्म परिवर्तन, लब जिहाद और छेड़खानी करके उनको जो है काफ़ी जो परेशान करते थे। इसके लिए थाना बर्रा में तहरीर दी गई थी, जिस पे पहले प्रशासन ने मुकदमा पंजीकृत नहीं किया और संगठन के दबाव में आकर प्रशासन ने बर्रा थाने ने 354 पे मुकदमा पंजीकृत किया था, लेकिन अभी तक उनके अरेस्टिंग नहीं हुई और वो प्रतिदिन इन महिलाओं को, बहनों के हमारे, और अनावश्यक परेशान करते हैं, लैट्रिन खिलाते हैं और धर्म परिवर्तन कराने का दबाव देते हैं, छेड़खानी करते हैं। जिसके लिए मैंने 2 दिन पहले फिर मैंने इंस्पेक्टर महोदय को सूचना की थी, लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई और अपराधी ऐसे ही घूम रहे हैं। इसके लिए आज हम लोग क्षेत्र पर आदरणीय सीओ महोदय जी को और क्षेत्र के थाना, ये है कि लोग कह रहे हैं अपना धर्म छोड़ के हमारे धर्म में आ जाओ। हम नहीं आ रहे तो कह रहे 20,000 रुपया ले लो, धर्म बेच दो। धर्म नहीं बेच रहे तो कह रहे तुमको रहना दुश्वार कर देंगे, वहाँ डरेंगे, जान तो मार देंगे। कहीं इधर से पल्ली नोचते, कहीं उधर से पल्ली नोचते, कहीं बिटियन कहीं चढ़ घसीटन करते हैं। लोग कहते रहने नहीं देंगे, जान तो मार देंगे, कमाने नहीं देते, कहीं जाने नहीं देते। कहाँ लगे हम घर पे घुसी रहा है। मुसलमान है, थाने में शिकायत कर रहे, 1 महीना तो बराबर तो जा रहे पर कोई सुनाई नहीं मेरी हो रही है। आज क्या किया, यही देखो जो हो रहा है, यही हो रहा है। वही लोग तो सब डंडा ले आ गए थे मारने को। जब हमने आवाज उठाया तो वही लोग मारने का आ रहे हैं। अब अकेले हम क्या कर लेंगे उनसे। हाँ, हमारे सपोर्ट में दे रहे हैं लोग, सपोर्ट। हाँ, मुल्ला का गिरफ्तारी की नहीं ना, और नहीं देखा किसी के गिरफ्तारी की नहीं। हाँ, अब करो। हालांकि अब कानपुर में मुस्लिम युवक की पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस के सामने पहले आरोपी को पीटा गया, पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। फिर पुलिस ने जैसे तैसे 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हिंदूवादी संगठनों के दबाव के कारण उन्हें छोड़ भी दिया गया। इस पूरे मामले पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। जैसे ही ये प्रकरण पुलिस के संज्ञान में आया था, कानपुर पुलिस ने त्वरित तरीके से उस पीड़ित व्यक्ति
को थाने पे लाके उससे पूछताछ करके उसने जो भी तहरीर दी थी सही धाराओं में अभियोग पंजीकृत किए गए और तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 प्रमुख अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और ये सुनिश्चित कराया जा रहा है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। कोई भी व्यक्ति अगर शांति व्यवस्था भंग करना चाहेगा तो इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी और ख़ासकर इस तरह की चीज़ों को कि किसी के पंथ को, किसी के धर्म को देख के अगर कोई किसी के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उस पर कठोर कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश शासन के द्वारा और इस मुख्यालय के द्वारा भी सभी हमारे फील्ड फॉर्मेशंस को दिए गए हैं। वर्तमान में कानपुर में स्थिति सामान्य है, गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं और आवश्यक होगा तो आगे भी गिरफ्तारी की जाए। भले ही प्रशांत कुमार कह रहे हैं कि हमने इस मामले में गिरफ्तारी की है और आवश्यकता पड़ी तो आने वाले समय में और भी लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। इस पूरे मामले में ये देखने में आया है कि जो 3 युवक गिरफ्तार भी किए गए थे उन्हें भी छोड़ दिया गया है, क्योंकि बजरंग दल के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और उनके द्वारा जमकर हंगामा मचाया जा रहा था। तो ऐसे में हिंदूवादी संगठन के दबाव के आगे पुलिस को भी मजबूर होना पड़ा और उन्होंने गिरफ्तार आरोपियों को तत्काल प्रभाव से छोड़ दिया। इस बीच अभी जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि हिंदू पक्ष ने आरोप लगाया है कि जबरन धर्मांतरण करवाया जा रहा था। हालांकि मुस्लिम पक्ष लगातार इन आरोपों को सिरे से नकार रहा है और ये बात कही गई है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बात जो थी वो सिर्फ बाइक के मुद्दे से लेकर छिड़ी थी, लेकिन अब इसे जबरदस्ती सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे मेहमानों से हम आपका परिचय यहां पर करवा देते हैं। आलोक तिवारी जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखेंगे, और हमाम वहीदी जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। आलोक तिवारी जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। मेरी आवाज मिल रही है आलोक जी आप तक? सर, कानपुर का जो ये पूरा घटनाक्रम रहा इससे आप भी भली भांति परिचित होंगे। अब सवाल ये है कि जो इतना ज्यादा सांप्रदायिक तनाव हमारे देश में बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? मेहमानों तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो तब तक हम आपको इस खबर के बारे में जानकारी और बता देते हैं कि ये कल का मामला है। यहाँ पर एक बच्चा लगातार अपने पिता से लिपटा रहा, लेकिन धर्म के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले इन लोगों को जरा भी दया नहीं आई और लगातार वालिद की जो पिटाई होती रही वो बच्चे के सामने ही होती रही। हालांकि ये बड़ी बात है कि इस मसले में आरोप दोनों पक्षों ने लगाए हैं और दोनों ही पक्षों ने अब जाकर FIR दर्ज करवाई है। धर्मांतरण के मामले से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। हकीकत क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन सवाल ये है और चर्चा भी यही है कि देश में जो ये सांप्रदायिक तनाव बढ़ता जा रहा है इसके पीछे वजह क्या है और इसके लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आलोक जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आलोक जी, मेरा सवाल ये है कि जो देश में लगातार सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है इसके पीछे वजह क्या है और जिम्मेदार कौन है? पहले भी रहता था, आज देश सभी लोग, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, सभी लोग सामंजस्य बना के, लेकिन जो कुछ अराजक तत्व हैं जो पहले भी इस तरीके की कृत्य करते चले आ रहे हैं और आगे भी कृत्य करते चले आ रहे हैं, उनके लिए सख्त कानून बनाया जा रहा है। नहीं तो इसमें आपको कौन से अराजक तत्व नजर आ रहे हैं? अराजक तत्व आप किस पक्ष को कहना चाह रहे हैं, मैं ये भी जानना चाहती हूँ आपसे। जो इस तरीके का माहौल इन्होंने बनाया है उसको एक तरीके से राजस्व कौन बना रहा है सर माहौल? आलोक जी बताइए ना, माहौल कौन बना रहा है इस तरह का? अब अभी जांच चल रही है, जब जांच क्लियर हो जाएगी तब जानकारी सामने आ जाएगी कौन गलत है कौन सही है। अभी कुछ कहना सही नहीं है। हमाम वही दीजिए, आपका भी कमेंट मैं चाहूंगे इस मसले पर। ये कानपुर का जो घटनाक्रम रहा, किस तरह से इसे आप देख रहे हैं? दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर संगीन आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, खबर देखकर हर आदमी पूरे देश का, प्रदेश का बिल्कुल भयभीत है कि भारत देश जिसकी एक संस्कृति है, सभ्यता है और जहाँ पे सदियों से हिंदू मुसलमान एक दूसरे पे रह रहे थे, आज भारत देश की राजनीति जा रही है, देश की मानसिकता किस तरफ जा रही है और उसमें बराबर के शरीक देश का युवा है। दरअसल 2014 के बाद से लगातार देश में एक ऐसी सरकार आई है जिसने नफरत का बाजार गर्म किया हुआ है।
और जब सच्ची राजनीति के चलते ये कहाँ से सीख के आते हैं? ये अपने आका से सीख के आते हैं। जब संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग, मंत्री लोग और सांसद लोग बहुत सारे इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं जिससे हम सब रोक रही हूँ आपको इस वक्त। चलिए अपने मुद्दे का हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं। देश में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव के मसले पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। कानपुर से एक घटनाक्रम सामने आया है। यहाँ पर देखा कि किस तरीके से पुलिस के सामने ही भीड़ का उन्माद चलता रहा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और तथा कथित कुछ हिंदूवादी संगठन के द्वारा एक मुस्लिम युवक की दिन दहाड़े पिटाई की गई। उसकी बच्ची लिपट कर रोती रही, लेकिन इन्हें जरा भी दया नहीं आई और लगातार इस तरीके की मार कुटाई चलती रही और पुलिस के सामने। उसके बाद सिर्फ खाना पूर्ति के लिए 3 आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया, लेकिन दबाव के कारण उन्हें भी छोड़ दिया गया। हम वही दीजिए लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सर अब आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ एक ही पक्ष का ये किया धराया है? ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती वहीदी साहब। बिल्कुल बिल्कुल, पहले पुलिस के आगे संज्ञान में ये बातें आज चुकी थी और पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। सवाल ये होता है जिसपे इस चीज का आरोप लगाया गया है धर्मांतरण का, वो सिरे से आरोप को खारिज कर रही है। इसलिए पुलिस की बहुत बड़ी चूक और बहुत बड़ी लापरवाही। पुलिस की मौजूदगी में देश कैसे चलेगा? कानून व्यवस्था कायम रखना किसकी जिम्मेदारी है? पुलिस किस लिए है? पुलिस की मौजूदगी में बजरंग दल के दर्जनों कार्यकर्ता आते हैं, धावा बोल देते हैं, उनको पीटते हैं, घसीटते हुए लेके जाते हैं। मासूम बच्ची की जो तस्वीर सामने आई है, आज उसको देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना वहशतनाक मंजर 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी जब से सामने आई है, नफरत की राजनीति को बढ़ावा देके देश का आपसी सौहार्द, भाईचारगी और सदियों से जो हिंदू मुसलमान और तमाम लोग एक साथ मिलकर रह रहे थे, उस देश में ये जो नई राजनीति की परिभाषा इन लोगों ने किया है, उसके चलते इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है। ये कई बार होता रहा है, अब इसमें काफी बदलाव आ चुका है। दबाव में छोड़ दिया गया। ये कितना अफसोसनाक मामला है। क्या ऐसे आपसी सरकार रहेगा? सरकार में किसी के ऊपर दबाव नहीं है, तो सही है। सवाल ये है, दिल्ली जंतर मंतर पर जिस तरीके की घटना कि लोकतंत्र का मंदिर संसद दिल्ली में मौजूद है, उसी के चंद कदमों पे, चंद फासिले पे इस तरीके की घटना और इस तरीके के शोला बयान नारे लगाए जाते हैं। ये सब कुछ दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में होता है। अगर इस तरीके से दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी और लोगों को कानून हाथ में लेने की इजाजत देगी तो देश किधर जाएगा और हम और आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है, चर्चा लगातार ऐसे ही जारी रहेगी। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए आलोक तिवारी जी, ये कोई पहला मसला नहीं है। अभी हमने थोड़े ही दिन पहले देखा था कि किस तरीके से जंतर मंतर के पास में ही आप ही के नेता के द्वारा जो पूरा आयोजन करवाया गया था प्रदर्शन का, उसमें किस तरह के नारे लगाए गए थे। वो नारे भी मैं दोहरा देती हूँ कि इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। ये सब आपकी ही निगरानी में हो रहा है और आप सब जानते हैं कि किस तरह का माहौल देश में बना हुआ है। आलोक तिवारी जी, सांस्कृतिक माहौल है, इसमें कोई ईश्वर का नाम लेना, हम जिसके प्रति आस्था रखते हैं, जिसको मानते हैं, उसका नाम लेना कोई सांस्कृतिक माहौल बिगाड़ना नहीं होता। नहीं तो आपकी नजर में ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। अगर कोई जय श्री राम ना कहे, अगर मान लीजिए मैं जय श्री राम ना कहूँ तो मैं इस देश में रहने की हकदार नहीं हूँ। नहीं तो आप जय श्री राम क्यों नहीं कहेंगे? आप कहेंगे आप ये जबरदस्ती है क्या सर? आप कौन सा धर्म मानते हैं ये बीजेपी तय करेगी क्या? ये बीजेपी ने तय करना शुरू कर दिया है कि हमें कौन सा धर्म मानना है और हमें क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। एक सेकंड, वहीद साहब आ रही है। जय श्री राम को मानते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, सामने वाले को क्या? तो अगर नहीं मानता हूँ, अगर कुछ था ही नहीं, उसमें कुछ गलत था ही नहीं, तो अश्विनी उपाध्याय की गिरफ्तारी क्यों हुई? 3 लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया? फिर तो आप कह दीजिए दिल्ली पुलिस की मर्जी, उन्होंने तो ऐसे गिरफ्तार कर लिया, ये तो कोई बड़ी बात थी नहीं। क्यों की गई अश्विनी उपाध्याय की गिरफ्तारी? दिल्ली पुलिस में केजरीवाल जी की सरकार है, वो अरे सर सेंसिबल बात कीजिए। दिल्ली पुलिस और केजरीवाल सरकार का कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली पुलिस आपके अंडर में आती है। केजरीवाल जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो केजरीवाल के कहने पे दिल्ली पुलिस नहीं चलती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है दिल्ली पुलिस, केजरीवाल के अधीन नहीं है, ये भी समझिए आप। जी जी।
हाँ, तो बताइए क्यों हुई अश्विनी उपाध्याय की गिरफ्तारी, ये अगर कोई इसमें कुछ ये गलत कोई नहीं था पहली तो? बार नहीं हुआ, ऐसा ऐसा तमाम बार हो चुका है, तमाम ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। आप सोच भी रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं कि ऐसा कोई नई बात नहीं है, ये तो होता रहता है और यानी कि आने वाले समय में भी होता रहेगा, ये कहना चाह रहे हैं आप कि इसमें कुछ नया नहीं है? इस तरह के सांप्रदायिक जो दंगे हैं, सांप्रदायिक जो घटनाएं हैं, वो इसी तरीके से होती रहेंगी, ये हमारे नहीं देश नहीं, में होता आया है। आने वाले समय में इतना सबके प्रति आपस में प्रेम और भाईचारा हो जाएगा कि ये सब घटनाएं आने वाले समय कब में हो जाएगा, कब हो जाएगा सबका सर? साथ, सबका अभी तो साथ। अभी जस्ट एक सेकंड पहले आपने ये बात कही थी कि इसमें कुछ नया नहीं है, ये तो पहले भी होता आया है और ये तो ऐसे ही है, और अब आप कह रहे हैं कि आने वाले समय में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ऐसे माहौल में कैसे हो जाएगा, बताइए तिवारी जी। हामिद कुमार जी के हिसाब से मैंने कहा कि ये पहले भी होता आया है, अभी हो रहा है, ये कोई आगे नहीं होगा ऐसा। पहले जो आए दिन ये घटनाएं होती रहती थी वो बहुत कम हो चुकी पहले। पता नहीं आप क्या कहना चाहते हैं सर, कभी कहते हैं कि ऐसा होता आया है, अभी कह रहे हैं कि पहले ये घटनाएं कम होती थी, फिर कह रहे हैं कि आने वाले समय में नहीं होंगी। आप खुद ही कंफ्यूज हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, इन मसलों पर आप क्या बोलना चाहते हैं। सांप्रदायिक तनाव जैसे मुद्दों को ये आप घटनाएं गंभीरता से बहुत- लेते भी हैं या नहीं लेते हैं, ये भी बड़ी बात है। पता नहीं कि आप लोगों को ये मुद्दे गंभीर लगते भी हैं या नहीं लगते हैं, लेकिन एक मुद्दा आपको बड़ा गंभीर लगता है कि राहुल गांधी कहाँ का आम खाते हैं, ये आपको गंभीर लगता है, लेकिन सांप्रदायिक तनाव जैसे मुद्दे आपको गंभीर नहीं लगते। हमाम वहीद जी बोलिए अब। राजनीति है, नफरत की राजनीति शुरू से 2014 के बाद से इस देश में बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और आए दिन ये कोई भारतीय पहली जनता घटना पार्टी नहीं। जब से सरकार में है, ये हमारे सरकार में हमारे भाई भी हमारे प्रदेश में मंत्री भी है, अच्छे पदों पे है, संगठन में है। करने का काम पुलिस या बजट दल करता है। सबसे पहले तो उन पुलिस वालों को जिनके नाक के नीचे बताइए उस बेटी के बाप को पीटते हुए घसीटते हुए लेके जाया जा रहा था, मासूम बच्ची लिपट लिपट के 2017 के पहले उन्होंने कुछ किया नहीं। उन पुलिस वालों को सस्पेंड करे सरकार। दूसरी बात ये है कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको भी बजरंग दल के दबाव में छोड़ दिया गया है। दर्जनों कार्यकर्ता थे बजरंग दल की, जांच चल रही है, कार्रवाई होगी। अब आप उन्हें बोलने दीजिए आलोक जी। अगर पुलिस उनको नहीं पकड़ पा रही है तो पुलिस की नाकामी है, तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है। और मैं हाथ जोड़ के भारतीय आपने जनता भी कोई पार्टी कमी छोड़ी नहीं है, आपने भी हमाम वहीद जी कोई कमी छोड़ी नहीं है। आपको भी 16 अप्रैल को पालघर वाली घटना पूरी याद है, किस तरीके से पुलिस के सामने ही 2 साधुओं की हत्या की गई थी, वो भी आपको याद है। तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। आपने भी कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है कि हिंदू मुस्लिम और पूरी तरीके से माहौल को खराब किया जाए। अगर आप इतने ही सच्चे और ईमानदार होते तो पालघर की वो घटना नहीं होती जो अभी तक सबको याद है। देश में हिंदू मुसलमान दोनों सदियों से मिलकर रह रहे हैं। नफरत की कांग्रेस पार्टी का इतिहास नहीं रहा है। 2014 से लगातार जो नफरत की बाजार और अपनी सस्ती और नीची राजनीति करने के लिए, चंद सस्ती राजनीति करने के लिए जो लोग इस तरीके की, आप बताइए जय श्री राम का नारा लगाने के लिए आप किसी को मजबूर करेंगे, वो भी अपनी राजनीति के लिए? ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है और देश की आने वाली नस्लों के लिए खतरा है। पल्लवी जी, कांग्रेस पार्टी आप लोगों ने फैलाया है तो इसको खत्म करना चाहते हैं, आप लोग इसको बढ़ाते हैं और भाईचारे को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा जद्दोजहद करेगी और लड़ेगी। श्री राहुल गांधी ने भाईचारा तो है ही, और हमेशा जो लोग मजहब के चश्मे से चीज को देखते हैं वो इस देश को उस तरफ लेके जा रहे हैं जहां से देश का ताना बाना टूटने का खतरा है। अब पालघर वाली घटना हम लोग नहीं मानते, आपने हमारे सवाल यहाँ तो ईद सुन भी ही लिया मनाया होगा जाता है, मेरा। दिवाली भी मनाया पालघर वाली घटना क्यों हुई? वहां पर भी पुलिस के सामने ही इस तरह का कृत्य किया गया था। आपने देखा होगा पालघर थे। में, मैं तो कह रहा हूँ जहां भी इस तरीके की घटना होगी वहां बीजेपी की सरकार नहीं है। जिसके भी सरकार हो, सरकार की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी हो कि तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। महाराष्ट्र सरकार को हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने तत्काल 200 आदमी के खिलाफ FIR किया गया था। सबसे पहले उस घटना पे सबसे पहले कार्रवाई अगर किसी सरकार ने किया तो वो महाराष्ट्र सरकार ने किया था। और अभी कानपुर में क्या हो रहा है? 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, बजरंग दल के दबाव में उन्हें छोड़ दिया जा रहा है। पास नाम मौजूद है, पुलिस के पास वीडियो मौजूद है, उसके बाद भी अगर चिन्हित नहीं कर पा रही है तो पुलिस की नाकामी है। अब बोलिए आलोक तिवारी जी, बताइए।
जांच चल रही है उस विषय की, हाल की घटना है, उस विषय में जांच चल रही है। जांच पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होगी। वो किसी भी धर्म का हो, किसी मजहब का हो या किसी भी पार्टी से, उससे कोई लेना नहीं। कानून और नियम सबके लिए, संविधान बढ़ावा देंगे। क्या देश संविधान से चलेगा? देश की जो व्यवस्था है वो पुलिस तय करेगी या बजरंग दल तय करेगा या कोई दूसरा दल देश तय की जो करेगा? व्यवस्था है, जो नियम है, जो कानून है, तो उसी हिसाब से देश चलेगा। किसी के कहने से नहीं चलेगा। आपके कहने से भी नहीं चलेगा। अगर आप ये कह देंगे कि इस तरह की घटनाएं होती रही हैं और होती रहेंगी, तो ऐसे भी देश नहीं चलेगा। हिंदू मुस्लिमों को बांटकर आप जो वोट बैंक की राजनीति सारी राजनीतिक पार्टियां करती हैं, आप लोगों को लगता है कि किसी को ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन भली भांति ये बातें समझ में आ रही है। और ये कह देने से पल्ला नहीं झाड़ सकते आप कि अभी तो जांच चल रही है। जी, कहीं वोट बैंक की राजनीति नहीं है हमारी सरकार में। आप उठा लीजिए, क्राइम रेशियो देख लीजिए, जो भी घटनाएं पहले। आप रेशो देखिए आलोक तिवारी जी, आप रेशो देखिए। मॉब लिंचिंग के मामले कब से बढ़ना शुरू हुए हैं, यह आपको देखना होगा और तय करना होगा। आप देखिए तो सही एक बार, मॉब लिंचिंग के मामले पिछले कुछ सालों में किस तेजी से बढ़े हैं, इसका कौन जवाब देगा? और मॉब लिंचिंग एक ही धर्म के लोगों के साथ क्यों हो रही है? ज्यादातर मामलों में हमने देखा है, ऐसा क्यों? सबके लिए योजनाएं आई हैं, सबके लिए सब व्यवस्थाएं हैं। जो एक के लिए वही सबके लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि रट से देश नहीं चलता है, और ऐसा कुछ नहीं है कि कह देने से माहौल भी ठीक नहीं हो जाएगा। सारी राजनीतिक पार्टियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमाम वहीद जी, आपके भी नेताओं ने कम नहीं छोड़ा कुछ भी। किस तरह की बयानबाजी की गई है वो भी देश जानता है। सबको याद है कि किस तरह के बयान आपके नेताओं ने दिए हैं, और हमेशा से आप पर तो आरोप लगते रहे हैं कि आप तो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तो पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। और मैं कहता हूँ, जहाँ कांग्रेस की भी सरकार है, कांग्रेस को इस तरीके की घटना को तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए और जबरदस्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में और अभी उत्तर प्रदेश की पुलिस की मौजूदगी में जिस तरीके से नारे लगाए जाते हैं कि भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है, कभी कटुए का लकब दिया जाता है, कभी मुल्ले का लकब दिया जाता है। और आपने देखा होगा लगातार बहुत सारे स्टेटमेंट, यहाँ मैं आपको बता दूं कि अभी दिल्ली दंगे से पहले वहाँ के जो वजीर थे, मिनिस्टर थे, उन लोग उनकी तरफ से इस तरीके के स्टेटमेंट आए थे। जब ऊपर के आका जो लीडरशिप करते उन लोगों ने इस तरीके का माहौल, इस तरीके का वातावरण बनाने की कोशिश की है, इसी तरीके की घटना हम देखेंगे आने वाले दिनों में। तो सवाल ये कौन हो रहा है? आपको दिग्विजय सिंह का वो बयान तो याद हो गई हमाम वहीद जी, जिसमें उन्होंने मुंबई हमले के बाद कहा था कि इसके पीछे हिंदू संगठनों की साजिश है। दावा किया था दिग्विजय सिंह ने जब मुंबई हमले हुए थे 26/11, याद होगा आपको। इस तरह के बयान क्यों दिए थे? दिग्विजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। कानपुर की घटना में कौन से संगठन, जो लोग हिंदू संगठन के रक्षक और हिंदुओं के रक्षक के नाम पे संगठन बनाए हुए, वो दरअसल अपने धर्म के रक्षक नहीं है, बल्कि वो अपने धर्म की छवि पे काले पोतने का काम कर रहे हैं। पूरे देश के हिंदू, पूरे देश के 26/11 के पीछे क्या हिंदू संगठन थे? 26/11 के पीछे क्या हिंदू संगठन थे? मुंबई में जो हमला हुआ था उसके पीछे हिंदू संगठन थे? व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, वो सभी लोग इस तरीके की घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। वो सरकार भाजपा की हो चाहे सरकार कांग्रेस की हो, हमारी और देश आपके निंदा करने से ना माहौल ठीक नहीं हो जाएगा। बात बस इतनी सी है कि आपके महज निंदा कर देने से ना चीजें ठीक नहीं हो जाएंगी। ये तमाम राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बनती है कि आप माहौल को हमेशा सुधार कर रखें। कार्रवाई कहाँ हुई बताइए? उत्तर प्रदेश की पुलिस जिम्मेदार है कि बजरंग दल तय करेगा कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है? ये तय कौन करेगा और किससे है? कार्रवाई किसको करना है? कहीं न कहीं सरकार में बैठे हुए लोग शामिल है और इस तरीके की राजनीति को बढ़ावा देने वाले लोग देश की ताना बाना और देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करते हैं। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों ही मेहमानों का धन्यवाद अदा करना चाहूंगी। तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो कानपुर में जो कुछ भी घटना घटी है वो वाकई में निंदनीय है और सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई पुलिस के द्वारा क्यों की गई है। क्या वाकई में पक्षपातपूर्ण रवैया यहाँ पर अपनाया गया है? एक छोटे से ब्रेक के लिए राशुधर में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। देश में सांप्रदायिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि आखिर अपने निजी स्वार्थों के लिए क्यों राजनीतिक दल इस तरह की हरकतों को कर रहे हैं कि देश में लगातार इस तरह का माहौल खराब होता जा रहा है। जो कुछ भी कानपुर में हुआ वो वाकई में निंदनीय है और सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जाता है, उसके बाद उनकी रिहाई भी हो जाती है, क्योंकि हिंदूवादी संगठन जो हैं वो लगातार हंगामा मचाते रहे, प्रदर्शन करते रहे और हिंदूवादी संगठनों के इस प्रदर्शन के आगे पुलिस को झुकना पड़ा और उन्हें ना चाहते हुए भी इन आरोपियों को रिहा करना पड़ा। एक बार फिर से हम आपको जानकारी दे दें कि ये जो पूरा मामला है ये कानपुर का है। यहाँ पर एक युवक को बुरी तरह से पीटा गया है। पुलिस के सामने ही इस युवक की जमकर पिटाई लगाई गई है और पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। कानपुर के एक बस्ती में ये दो पड़ोसियों के बीच का झगड़ा था जिसे सांप्रदायिक रंग दे दिया गया। और अपने मुद्दे का हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं। राजनीतिक विश्लेषक सह वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं का हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका एएनपी न्यूज पर। सर, सबसे पहले तो कानपुर की घटना पर हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कानपुर में जो कुछ भी घटना हुई, अब आप भले ही कह दीजिए कि वो तो धर्मांतरण की कोशिश करवा रहे थे, वो तो हमारा धर्म बदलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले तो आपने जाकर FIR दर्ज नहीं की। यानी कि देश में जो माहौल बना हुआ है वो सीधे हिंदू मुस्लिम को बांटने वाला बना हुआ है। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? कानपुर में जो कुछ भी हुआ उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? क्योंकि ये हिंदुस्तान हमारा वही देश है जिसपे हमें सदियों से फक्र रहा है, साथ रहा है, जहाँ पर फुटबॉलों की सैर निकालने की रिवायत है और जो फुटबॉलों की सैर जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता का प्रतीक रही है। तो यहाँ पर ऐसे किसी को हक नहीं मिलता को ऐसा माहौल खराब करें या किसी को भी आप मजबूर करें कि आप अपने धर्म के नारे लगवाएं, तो ये कार्रवाई भी होनी चाहिए और एक मिसाल पेश होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये भी है कि मामले की तह तक जाना पड़ेगा कि क्या कारण है कि ये वो आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखूंगा कि यहाँ पर कि आप उसको धर्मांतरण का आप बोल दें कि उसकी आपने आड़ में आके आपने यहाँ पर उनको जय श्री राम के नारे लगवाने के लिए मजबूर करा। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसी के बच्चे के सामने, छोटी उनकी बच्ची के सामने, तो वो जिंदगी भर ये दृश्य उनको विचलित करता रहेगा। तो यहाँ पर ये सब बातों का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई होनी चाहिए और अपेक्षा यही करी जाएगी कि यहाँ पर आपने जब एक संकल्प लिया है, देश के प्रधानमंत्री ने भी एक संकल्प लिया कि हम देश को एक महान देश बनाएंगे, सुपर पावर बनाएंगे, देश की इकोनॉमी को भी $5 ट्रिलियन बनाएंगे आने वाले वक्त में। तो यहाँ पर जब तक आप सबको, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नहीं लेके चलेंगे तो आपका देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर नहीं तो ये मामला तूल पकड़ेगा। बिल्कुल, अभी ये जानकारी मिल भी रही है कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बजरंग दल के आगे पुलिस को घुटने टेकने पड़े और 3 जो आरोपी गिरफ्तार किए गए थे आज सुबह होते होते उन्हें रिहा भी कर दिया गया। आप क्या यहाँ पर मिसाल पेश कर रहे हैं? और सीधी सी बात है, आप विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, इस तरह से विश्व गुरु बनेंगे आप कि आपका एक समुदाय लगातार आपसे डर कर रह रहा है और दूसरे समुदाय का उन्माद साफ तौर पर दिखाई दे रहा है? विपिन जी, बिल्कुल निश्चित बात है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी, यहाँ पर कि आप चाहे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख, ईसाई, यहाँ पर एक तरफ जब नारा दिया है प्रधानमंत्री ने, पहले अपने कार्यकाल में उनका नारा था कि सबका साथ, सबका विकास, तो उसके बाद विश्वास की बात करी प्रधानमंत्री ने जब 2019 का उनको और बड़ा प्रचंड बहुमत मिला। और जनता जनार्दन होती है, भली भांति सब समझते हैं कि यहाँ पर आपने सबको साथ लेके चलना है, क्योंकि प्लूरलिस्टिक सोसाइटी की आप बात करते हैं कि आप, और ये देखिए, और ये तो बात साफ है यहाँ पर कि अल्पसंख्यक अगर किसी भी विश्व में, किसी भी मुल्क में सबसे ज्यादा महफूज है, सुरक्षित है, तो वो हमारा महान देश हिंदुस्तान है। तो यहाँ पर अगर कोई देश की छवि, इससे देश की छवि खराब होती है। आप खुद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जो है वो गिद्ध की नजर लगा के बैठती है कि उनको कोई मौका मिले, मौके की तलाश में रहते हैं कि वो कैसे हिंदुस्तान की छवि को धूमिल करें। तो यहाँ पर ऐसे में तो सरकार को भी इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि, क्योंकि सरकार की भी प्रतिष्ठा दांव पे लगती है यहाँ पर, उनकी भी आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसी जब घटनाएं होंगी, उन पे नकेल नहीं कसी जाएगी तो उससे क्या संदेश जाएगा। उसमें तो विपक्ष तो हावी होगा ही होगा, उसको पूरा हक है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन साथ में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जिस तरीके से मामला ये उछलेगा, पकड़ेगा, तो उससे हमारे महान देश की छवि खुद धूमिल होगी। यहाँ पर पहले आप देखा हमने कि खुद यहाँ के नेताओं ने क्या बोला, ये हिंदुस्तान नहीं है, ये रेपिस्तान है, लिंचिस्तान है। तो यहाँ पर ये देखिए कि ये भी कहाँ की समझ है। यहाँ पर सबका दायित्व बनता है कि
यहाँ पर आपने सबको साथ लेके चलना है और कोई ऐसी घटना ना हो जिससे देश की गरिमा को भी चोट लगे, देश की प्रतिष्ठा को भी देखिए यहाँ पर विपिन जी बड़ी गौर करने वाली बात है कि अटल आडवाणी का जो युग था उससे इधर मोदी शाह का युग बिल्कुल अलग है। और मुझे ऐसा लगता है, ये मैंने अनुभव किया है कि मोदी शाह के इस युग में हिंदुत्व के नाम पर कुछ ज्यादा ही चीजें हो रही है, हिंदुत्व को कुछ ज्यादा ही बढ़ावा दिया जा रहा है और बड़ी जोर शोर से हिंदुत्व का नारा लगाया जा रहा है। आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है, लेकिन देखिए मैं उसमें ये विचार रखना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए हर एक ट्रेंड सा बन गया है। आप अगर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करिए, कोई ना कोई तो कारण रहा होगा जो नया आपके नई आईटी पॉलिसी बनी, नई नीतियां बनी, कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। आप वहां पर की एक विशेष समुदाय को आप टारगेट करने लग जाएं और आपने कुछ समय से एक फैशन सा बन गया था। यहाँ पर आप हिंदू देवी देवताओं के बारे में कुछ भी बोलते हैं, मनमानी कर जाएं और वहां पर बोले अगर कोई कुछ बात करे तो बोले देखिए सांप्रदायिक हो गए। तो यहाँ पर ये मैं पल्लवी जी आपकी पहली बात से तो इत्तेफाक रखूंगा, लेकिन ये कहना ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट हो जाएगा। सिर्फ ये कहना कि यहाँ पर वो अटल आडवाणी जी का दौर एक अलग था, मोदी शाह का दौर अलग है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर इस देश में सबको, और देखिए एक अच्छी जो मिसाल पेश करी सरकार ने, एक जो नजीर पेश हुई कि यहाँ पर जब मदरसों को बात करी कि हाईटेक बनाएंगे, मेन स्ट्रीम में लेके जाएंगे, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कुरान एक कंप्यूटर, तो कितनी अच्छी बात है। तो ये भी तो इच्छा शक्ति सरकार ने दिखाई है, मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने। यहाँ पर ये समझना पड़ेगा ये देश सबका है, सबको हक है, लेकिन हक किसी को भी ये हक नहीं मिलता कि यहाँ पर आप किसी की भी आस्था को चोट पहुंचाएं। एक फैशन सा बन गया था। आपने देखा कि कैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो नई आप वेब सीरीज आई, वहां पर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया। तो ये चीजें हर किसी को चोट पहुंचाती हैं। मैं खुद ब्राह्मण हूं, लेकिन यहाँ पर हम जिए और जीने दें, ये सबको समझना पड़ेगा, तभी आप देश को आगे ले जा पाएंगे। चुनौतियों का भरमार है, हम इन्हीं मुद्दों में रह जाएंगे तो कैसे देश का विकास होगा। अर्थव्यवस्था वैसे ही बिखरी हुई है, पटरी से बिल्कुल अलग हो रखी है। जीडीपी के आंकड़े धरातल पे आए हुए हैं। जो कोरोना काल में हमने जी के देखा कि मानवता सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए, उसके बाद भी एक अपेक्षा क्या करी गई थी कि 9 नवंबर 2019 को जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक राम मंदिर पे फैसला दिया कि अब कम से कम एक लगाम लग जाएगी। हम बार बार जो नेताओं को देखते थे, राजनीतिक दलों को देखते थे कि सियासी रोटियां सेकते थे मंदिर मस्जिद को लेकर, कम से कम अब वो देखने को मिलेगा नहीं और विकास को तवज्जो मिलेगी। आंखें तरस गई हैं एक आम आदमी की कि कब विकास की बातें होंगी, वो रोड मैप साझे होंगे। नेता जो है चुनावी भाषणों में जाके वो बात करेंगे कि हम 5 साल अगर आप हमारे को मौका देंगे तो हम लोग ये विकास की एक नई तस्वीर पेश करेंगे। क्या ऐसा मान लिया जाए कि हम लोग बस इसी में उलझ कर रह गए हैं कि बस हिंदू मुस्लिम करना है, इसके अलावा इस तरह की बातें, इस तरह के नारे, इसके अलावा हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हम चुनावों में भी देखते हैं, मैं सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं कहूंगी, हर राजनीतिक दल इस तरह का मसला जरूर उठाता है और कहीं ना कहीं इसी पर वो वोट पाने की भी कोशिश करते हैं। तो हमारा माइंडसेट ही ऐसा हो गया है विपिन जी। माइंडसेट ही बिल्कुल, देखिए मानसिकता ऐसी बन गई है। यहाँ पर सब इसमें सब शामिल होंगे। यहाँ पर ये कहना कि सिर्फ एक राजनीतिक दल ही ऐसी बातें करता है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर हर कोई भी मौका छोड़ता नहीं। जो राजनीति में आता है वो हर कोई मौके का फायदा उठाना चाहता है और अपने अपने तरीके से अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश करता है। और हमने देखिए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जरूर एक बात बोलना चाहूंगा कि 2017 का विधानसभा का चुनाव हुआ, वहां पर राज्य चुनाव, उसके बाद 2019 का जो लोकसभा का चुनाव, जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करें, एक नया ट्रेंड उभर के आया जब लोगों ने जाति, धर्म, समुदाय, इन सब चीजों से ऊपर उठ के अपना बेशकीमती वोट विकास को दिया। और वही होना चाहिए। ये हर राज्य में, पूरे देश में विकास को तवज्जो मिलनी चाहिए। हम लोग क्यों भूल जाते हैं कि हम लोग सब हिंदुस्तानी हैं। यहाँ पर हम लोग, ये तो आईपीएल मैच नहीं चल रहा कि हम लोग अलग अलग टीमें बनी हुई है। यहाँ पर हम लोग सब इस देश के एक अभिन्न हिस्सा है। यहाँ पर ये देश हम सबका है, सारे राज्य हमारे हैं। यहाँ पर हम लोग ये उसमें विभाजन कर देते हैं। हमने पीछे भी देखा कि 2 नॉर्थ ईस्ट के राज्य जो हैं आपस में वो कैसे भिड़ गए, जो वहाँ का जंगल का इलाका था। तो वहाँ पर ये सब चीजों को देखिए, ये चीजों में हम उलझे रहेंगे तो आप देश को कैसे आगे ले जाएंगे, अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करेंगे। एक दौर लाने का वायदा था, वो दौर लगाने का, दौर वापस लाने का एक सपना साझा करा था देश के प्रधानमंत्री भी। हम वही दौर लाएंगे जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और देखिए ये उसमें सबको योगदान देना पड़ेगा। ये कहना कि सिर्फ सरकार का दायित्व है, प्रशासन का है, शासन का है, ऐसा नहीं है। हर एक नागरिक को अपना दायित्व निभाना पड़ेगा और ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम लोगों को किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाने का हक नहीं मिलता।
बिल्कुल, ये चीज अगर हम लोग समझ लेंगे और ये समझ लेंगे कि वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ के देखें, हम लोग हर एक चीज को राजनीति के दृष्टिकोण से देखते हैं, बस यही सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो हमारे देश को पीछे ले जाती है, आगे ले जाने चिंगारी लगी थी बस एक, चिंगारी लगी थी बस एक, लेकिन पूरा कुनबा जला दिया गया। अब तो वो वाली हालत हो गई है और ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने भी कुछ ज्यादा बढ़ावा दे दिया है, देश की जनता ने भी ज्यादा बढ़ावा दिया है। अगर राजनीतिक दल छोटी सी बात कहते हैं तो हम उसे इतना ज्यादा बड़ा बना देते हैं और उनके हालात जो है या फिर उसका जो परिणाम निकल कर आता है वो इस तरह की घटना आती है जो कानपुर में हुआ, हम सब ने देखा। अब यहाँ पर विपिन जी बात यह है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें कभी खत्म हो पाएंगी? क्या हम इससे कभी ऊपर उठ पाएंगे या फिर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, अभी हमारे देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में क्या दृश्य देखने को मिले, तो वो क्या अपने आप को बहुत कुछ दर्शा जाता है, बहुत कुछ बयान कर जाता है कि यहाँ पर जब ओबीसी का मामला आया तो वहां पर एक अलग रवैया था और यहाँ पर उसके बाद आपने देखा कि कैसे सब एकजुट हो गए और यहाँ तक कि वेंकैया नायडू साहब वो आंखें उनकी नम हो गई किस तरह से उन्होंने जो भाषण दिया अपना, तो वो अपने आप व्यथा उनकी सब कुछ बयान कर जाती है। तो यहाँ पर वो चीजें देखिए, आशावादी होना बहुत अच्छी बात है, सकारात्मक सोच भी रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी संभावना मुझे बतौर विश्लेषक, बतौर पत्रकार थोड़ी कम नजर आती है। देखिए, बड़ा दुख होता है मुझे बोलते हुए कि वो दिन कब आएगा कि जब राजनीतिक दल भी ये एक बिल्कुल संकल्प ले लेंगे कि ये देश हम सबका है और हम लोग जो है, हमारा दायित्व क्या है। आप राजनीति करें, अपने एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाएं, तीखे प्रहार करें, लेकिन यहाँ पर ये भी आपने कुछ ऐसी बातें जो राष्ट्रहित की होती हैं, जनमानस से जुड़ी होती हैं, वहां पर कम से कम ये दायित्व बनता है। किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है कि एक स्वर में स्वर आपको मिलाना है, कुछ ऐसे मामले। तो यही बात अगर हमारे राजनेता समझ लें, जो रोल मॉडल है, देखिए एक आम आदमी के लिए तो रोल मॉडल इनको बोला जाएगा। इनको जब जिनके ये नुमाइंदे हैं एक आम आदमी के, जब उनको भारी बहुमत से उनको जिताया जाता है चुनावों में, तो उनसे अपेक्षा करी जाती है कि कुछ ऐसी नजीर पेश करे जो आने वाली सदियां उनको याद करे, उनसे प्रेरणा ले, युवा पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले। लेकिन क्या होता है, देखने को आंखें तरस जाती हैं कि कब कोई ऐसी अच्छी बात करे और यहाँ पर कि जो उससे सब लोग प्रेरणा ले पाए, तो वहां पर तो आंखें ही तरस जाती हैं यहाँ पर। तो अब कम से कम बहरहाल ये समझना चाहिए कि कुछ जो हुआ सो हुआ। अब अगर देश को आगे बढ़ाना है, इतना ऐतिहासिक दिन है, हम लोग अपना आज़ादी का जश्न आज़ादी मनाएंगे 15 अगस्त को, और देखिए तो ये संकल्प लेना चाहिए यहाँ पर कि यह हम सबका देश है। किसी ने किसी से सबूत नहीं मांगे कि आप कितने बड़े देश प्रेमी हैं, कितने बड़े देशभक्त हैं, लेकिन कम से कम ये आप दिखाएं, कुछ ऐसा करके दिखाएं। सिर्फ महज बोलने से काम नहीं चलने वाला, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। तो तभी जनता को भरोसा होगा कि सही मायने में उन्होंने जो अपना भरोसा जताया अपने प्रतिनिधियों में, तो वो वाकई में उस पर पूरी तरह से खरे उतरे हैं। बिल्कुल सर, आतंकवाद के मसले पर कई बार चर्चा होती है जब एएनबी न्यूज़ पर, तो एक रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ते हैं। उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि आतंकवाद मानसिक तौर पर ज़्यादा फैलता है। आतंकवाद होता ही मानसिक है कि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठी हुई है, और उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश में खाई बनती जा रही है और एक वर्ग को ये लगना लगा है कि वो वंचित है और उस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए वो अपनी कौम को बचाने के लिए आतंकवाद का सहारा ले लेते हैं। और उन्होंने ये कहा था कि जब तक हम इस खाई को नहीं खत्म करेंगे, आतंकवाद कभी दुनिया से ही नहीं खत्म हो पाएगा। इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। उनकी ये बात मुझे काफी प्रभावित भी की थी कि वाकई में ऐसा है, आतंकवाद मानसिक तौर पर ही होता है और हम उसे और ज्यादा बढ़ा रहे हैं इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं। विपिन जी। जी देखिए, ऐसा है, सर्वप्रथम तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि पहली बात तो आतंक का कोई धर्म नहीं होता। तो यहाँ पर ये कहना कि एक विशेष धर्म से कोई जुड़ा हुआ है, तो वो कहना सरासर गलत होगा। और आपने तो खैर ऐसा बोला भी नहीं, ना आपके राजनीतिक विश्लेषक ने ऐसा, जो रक्षा विशेषज्ञ थे उन्होंने भी ऐसा नहीं बोला, लेकिन जो एक धारणा सी बन गई है, परसेप्शन सा, कि एक विशेष धर्म एक के साथ ही ये जुड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं है, बेबुनियाद बात है। और यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि देखिए कि जो लोग इस तरह की प्रवृत्ति अपना लेते हैं या मानसिकता हो जाती है, और देखिए, और ये अमूमन देखा भी गया है कई वर्षों से कि ये जो ट्रेंड हुआ है, उभर के आया है, जितनी आतंकवादियों ने अपनी जो नापाक मंसूबों को अंजाम दिए हैं, जितने लोग जान मान का नुकसान हुआ है, तो वो उसके पीछे क्या वजह रही है। यहाँ पर अलग अलग आप उसका अगर मामले के तह तक जाएंगे तो ये एक जो साझी बात जो उभर के आई है वो ये आई है कि यहाँ पर निश्चित बात है किसी न किसी बात का मलाल रहा है। और लेकिन ये बात देखिए,
जो असली जो कड़वा सच है, जो हमें कबूल करना चाहिए कि यहाँ पर आपको किसी भी हालात में उस समर्थन नहीं करना चाहिए या उनके पक्ष में कि किसी तरह से जस्टिफिकेशन देकर कि यहाँ पर कि जो गुनहगार है, जिसने ये जघन्य अपराध करा है मानवता के खिलाफ, वो मानवता का दुश्मन भी है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहां पर हम दोहरे मापदंड अपना लें, फिर बोले कि ये टारगेट करा जा रहा है कि एक विशेष समुदाय से आते हैं, विशेष धर्म से आते हैं, अल्पसंख्यक हैं, तो ये बातें किसी के गले नहीं उतरने वाली। और ये भी बात, वो भी देखिए, वो भी कड़वा सच है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। यहाँ पर ये कहना कि आप टारगेट करने लग जाएं कि सिर्फ एक विशेष धर्म से ही ये आतंक, तो ये भी कहना बिल्कुल बेबुनियाद होगा। कोरोना काल में हमने देखा कि कैसे टारगेट करना शुरू कर दिया था तबलीगी जमातियों को, उसके पहले कनिका कपूर के बारे में बोला गया, अलग अलग दिखे। तो यहाँ पर तो सब शामिल है। यहाँ पर जिन्होंने भी गलतियां करी तो वहां पर, लेकिन ये टारगेट करने लग जाएं कि वो निजामुद्दीन मरकज में क्यों पहुंचे, तो वो देखिए उस समय कोरोना के बारे में किसी को जानकारी थी नहीं, लेकिन ये बोलने लग जाएं कि वहां पर वो कोई कोरोना फैलाने के लिए निकला हुआ है। तो ये बातें बेबुनियाद हैं, बेतुकी हैं और इनसे बचना चाहिए। तो ये देश में जो एक सौहार्द का माहौल है उसको खराब करते हैं। यहाँ पर हमने अगर अमन शांति बना के रखनी है और देखिए कितनी अच्छी नजीर पेश, सबको सहयोग देना होगा अमन शांति के लिए। सर, चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विपिन शर्मा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सर, मैं कुछ बयान आपके सामने अभी रखना चाहूँगी। अभी हाल ही का जो लेटेस्ट बयान है वो तो यही था जो जंतर मंतर से सामने आया था कि इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। उसके अलावा कुछ पुराने भी बयान हैं जिसमें 26/11 के पीछे हिंदुओं का हाथ बताया था दिग्विजय सिंह ने। इसके अलावा राहुल गांधी का एक बयान बड़ा फेमस हुआ था कि मंदिर जाने वाले छेड़खानी करते हैं, वो मंदिर सिर्फ लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। हिंदू आतंकवाद शब्द जो है वो भी गढ़ा गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सोमनाथ मंदिर तक का विरोध किया गया था कांग्रेस पार्टी के ही एक नेता की तरफ से। राम सेतु पर एक हलफनामा कांग्रेस की तरफ से दायर किया गया था। तो जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं तब आप खुद ही ये दिखाना चाहते हैं कि हम तो एक ही जगह पर हैं और हमारा तो एक ही वोट बैंक है। आप फिर क्या बात कर रहे हैं? आप फिर पीछे से नारे लगाते हैं कि नहीं ये तो पूरा का पूरा बीजेपी का किया धराया है। विपिन जी, पल्लवी जी, देखिए उसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि दिल्ली में जब शाहीन बाग पे आंदोलनकर्ता धरने पे बैठे थे और वहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए 3 वार्ताकार नियुक्त करे गए थे, तो वहां पर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली आपकी पूरी जल गई, वहां पर दंगे फसाद हुए। तो आप टाइमिंग देखिए, एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति का हिंदुस्तान का दौरा था और वहां पर जाफराबाद मेट्रो स्टेशन को बंद करना पड़ गया। तो ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि जब एक तरफ एक प्रक्रिया सिलसिला शुरू हो चुका था कि आंदोलनकर्ताओं के साथ जानने के लिए कि क्या आपकी नाराजगी है, 3 वार्ताकार नियुक्त करे गए थे, तो किसने ये आग में घी डालने का काम करा, किसने उकसाने का काम करा, तो वो तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं बार बार हर एक मंच से कि किसान हमारे देश का अन्नदाता है, उसको हम सलाम करते हैं, वो भोला भाला है, उसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, वो कोसों मील दूर है राजनीति से। और उसी तरह से आंदोलनकर्ताओं को भी पूरा हक है, लेकिन बीच में मामला खराब करा कुछ नेताओं ने, जिन्होंने आग में घी डालने का काम करा जब वो शाहीन बाग पहुंचे। तो यहाँ पर ये बात समझनी पड़ेगी कि जो चाहते नहीं कि मामला कुछ मुद्दे जो हैं जहां पर अगर पेच फंस जाते हैं उनका कुछ समाधान निकले, तो उनको चिन्हित करना पड़ेगा। क्योंकि वही बात है कि वो जो आप अगर 2 कदम आगे लेते हैं और आपको आपके विकास की गति को कोई आगे बढ़ाने की बजाय उसको पीछे कर देते हैं, 4 कदम आपको पीछे हो जाते हैं, तो आप कैसे आप देश को आगे ले जाएंगे? तो ये बातें देखिए, यही मामले को ज्वलन मुद्दा बना देते हैं। आपने शाहीन बाग का आंदोलनकर्ताओं का उदाहरण सबसे बड़ा उदाहरण है यहाँ पर कि कैसे मामला एक सुलझ सकता था आराम से। और वही आप राम मंदिर के बारे में बात करें, इतने वर्षों से जो मसला नहीं सुलझ पाया, तो वहां पर उसको राजनीतिक दल अपनी सियासी रोटियां सेकते रहे। तो यहाँ पर तो कोई भी इससे अछूता नहीं है, कोई राजनीतिक दल मौका छोड़ना नहीं चाहता। यही बात है कि ये एक आम आदमी को भी देखिए, आम आदमी को भी सब समझ आता है, जनता जनार्दन होती है और वो अपना जब जनादेश देती है तो वो सुपड़े साफ करना भी जानती है राजनीतिक दलों के और सत्ता पे काबिज करना भी जानती है। ये ताकत है एक आम आदमी के वोट की। और देखिए उसके लिए एक ट्रेंड भी है, उसके लिए सबसे बड़ा ट्रेंड ये भी है कि यहाँ पर हम देखते थे कि पहले जब फ्लाईओवर बनते हैं नए नए,
उसका उद्घाटन करना होता है तो इंतजार होता है नेताओं का। लेकिन अभी कुछ वर्षों में हमने देखा एक नया ट्रेंड उभर के आया, जब लोग नेताओं का भी इंतजार नहीं करते, खुद जाके वो उसके नारियल फोड़ते हैं और उसका उद्घाटन कर देते हैं। औपचारिक तरीके से जब देखते हैं कि उसको हरी झंडी मिल गई है किसी एक ऐसे जनमानस की जो जन सुविधाओं की, अगर उसकी आपने शुरुआत करनी है कि कोई फ्लाईओवर है, कोई नई ऐसी सुविधा आई है जन सुविधा, तो उसके लिए तो देखिए, तो ये ऐसी नौबत ना आए कि यहाँ पर जनता को खुद कमान अपने हाथ में लेनी पड़े। तो यहाँ पर नेताओं को समझनी पड़ेगी, अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर कि किसी को भी हक नहीं मिलता कि वो आग में घी डालें। यहाँ पर ये दायित्व बनता है इनका कि वो जो अगर कहीं पेच फंसा हुआ है, किसी कुछ मुद्दों का समाधान नहीं निकल पा रहा, तो वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं, ना कि मामले को और ज्वलन मुद्दा बना दें। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। एक और मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, मेहमान से परिचय करवा देते हैं। अरविंद विद्रोही जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। अरविंद जी, स्वागत है आपका ENB न्यूज़ पर। सर, कानपुर की जो घटना रही वो आपने भी देखी होगी कि किस तरीके से एक मुस्लिम युवक के साथ मारपीट की गई, वो भी पुलिस के सामने ही, और अब इसे सांप्रदायिक रंग देने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। सवाल यह है कि देश में जो सांप्रदायिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है, और क्या आने वाले वक्त में इस तनाव में कोई कमी आते हुए आप देख पा रहे हैं, या फिर इसी तरीके से ये चलता रहेगा और लोग अपने अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करते रहेंगे? पल्लवी जी, देखिए, एक बात तो बिल्कुल अब कुछ कड़वी सच्चाइयों को कहने की हम लोगों को आदत डालनी पड़ेगी। जैसे हम लोगों ने कई बार चर्चाओं में कहा है कि राजनीतिक दल हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, या फलाना दल हिंदू तुष्टीकरण कर रहा है, अमुक दल मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहा है। इन बातों से ऊपर उठ के सच्चाई ये है कि जब जब धर्म की, मजहब की बात होगी, उपासना पद्धति की बात होगी, तो हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है। इस सत्य को स्वीकार करके आगे बढ़ने की बात है कि हम एक लोकतांत्रिक गणराज्य में रह रहे हैं, जहां संवैधानिक व्यवस्था है जो नागरिकों को समान रूप से अधिकार देती है। धर्म का पालन करना, उपासना पद्धति करना, अपने इष्ट देव को याद करना, वो अलग मामला है। वो व्यक्ति का व्यक्तिगत आचरण है, परिवार का आचरण है और धार्मिक समूहों का आचरण है। उसको उसमें और संवैधानिक अधिकारों में, मानवता के अधिकारों में बड़ी लकीर खींचने की बात है। अब हिंदू और मुसलमानों में भेद ना हो, ये कह करके बेफजूल में समय ना बर्बाद हो, क्योंकि बार बार और लगातार ये आज हम जब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था में तब तक भी देख रहे हैं, उसके पहले भी, कि हिंदू अलग है और मुसलमान अलग है, धार्मिक आधार पर, उपासना पद्धति के आधार पर, तो ये अलग है। लेकिन हमको जोड़ कौन रही है? जोड़ हमको रही है भारत की संवैधानिक व्यवस्था, मानवता का आधार, नागरिक जो अधिकार हैं, नागरिक कर्तव्य हैं, वो जोड़ रहे हैं। तो धार्मिक आधार पर आप अलग रहिए, उपासना पद्धति आप अपनी अपनी करिए, उसमें घालमेल मत करिए। जो जिस धर्म का है, उपासना पद्धति का है, मत का है, वो उसको माने। लेकिन भारत के 130 करोड़ लोगों को भारत के संविधान को मानना है, ये लेखा खींची जाए। मत, मजहब, उपासना पद्धति आपकी अपनी है, लेकिन आप दूसरे की उपासना पद्धति को कम नहीं कहेंगे, आप अपनी को श्रेष्ठ कहेंगे, और दूसरे किसी भी उपासना पद्धति के, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दूसरे पर आप दबाव नहीं बनाएंगे। संवैधानिक मर्यादाओं के तहत सबको रहना पड़ेगा। विद्रोही जी एकदम सही है, और मैं आपकी हर बात से इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन ये बातें हमें कहने और सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं। जमीनी हकीकत इनसे बिल्कुल उलट है सर। ये आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं, आप उम्र में भी मुझसे बड़े हैं, आपके अनुभव भी मुझसे ज्यादा होंगे। ये बिल्कुल अलग है। जब हम जाकर धरातल पर देखते हैं तो वास्तविकता ऐसी है ही नहीं, बिल्कुल उलट है। अरविंद जी। पल्लवी जी, मैंने इसीलिए कहा कि धरातल पर हकीकत यह है कि हिंदू अलग है और मुसलमान अलग है। कोई एक मोहल्ले में हिंदू परिवार और मुसलमान परिवार रह रहा है, उसमें आपसी संबंधों के आधार पर नागरिक एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, उस तालमेल के आधार से हम एक दूसरे के काम आते हैं। यहां तक कि एक दूसरे को अगर खून भी देना पड़ता है बीमारी में तो देते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमारा सगा रिश्तेदार आ सके, हमारा पड़ोसी अगर मुसलमान है तो वो साथ खड़ा हो जाता है, हम मुसलमान भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब धार्मिक मामलों की बात आती है, पूजा पद्धति की बात आती है, इष्ट देव की बात आती है, अपने अपने उपासना पद्धति की आती है, तो मुसलमान अपने जहां खड़ा हो जाता है कि हम मस्जिद के साथ हैं, और हिंदू खड़ा होगा कि हम मंदिर के साथ हैं।
तो मंदिर के साथ हिंदू खड़ा होगा, मस्जिद के साथ मुस्लिम खड़ा होगा, इसको अब आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हिंदू और मुस्लिम के लिए जो कानूनी व्यवस्थाएं हैं, संवैधानिक व्यवस्था है, वो एक है और हमको जोड़ने के लिए एक हमारा व्यक्तिगत आचरण, मानवता का आचरण, और दूसरा सबसे बड़ी कड़ी है कानून और संविधान की जरूरत है। ये आपकी बहुत अच्छी बात है और ये बातें अब हमें ही समझनी होंगी। सर, समय की कमी है, मैं दोनों ही मेहमानों से माफी चाहूंगी, बहुत समय की कमी है। आप दोनों का शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े तो आपको बता दें कि इस समय सांप्रदायिक तनाव देश में बढ़ रहा है, लेकिन ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के माहौल को और ज्यादा बढ़ावा ना दें और आपसी एकता और भाईचारे का संदेश हमेशा देते रहें। इसी के साथ राष्ट्रधर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।